हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दर्शोंधी और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे सेमेस्टर 2 रांची यूनिवर्सिटी एंड एनपीयू नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी। ये दोनों के लिए यूजफुल है। दोनों का सिलेबस क्या है भाई? तो सेम है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे एक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, सिलेबस को देखेंगे। देखिए आपका टाइटल में क्या लिखा हुआ है, मेजर पेपर 2। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, रीतिकाल एवं आधुनिक काल। जैसे कि हमें पता है कि हमारा साहित्य का इतिहास, ठीक है, ये सब आपको इसमें पढ़ना है कि कैसे नामकरण हुआ इसका, इसकी काल सीमा क्या थी, मतलब टाइमलाइन, इसका टाइम पीरियड कितना था। ठीक है, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण प्रवृत्तियाँ रही है, इसकी काव्य धारा क्या रही, ये सब आपको पढ़ना है। क्या परिस्थिति उस टाइम, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा सामाजिक हो गया, सांस्कृतिक हो गया, और क्या बोल सकते हैं, आर्थिक हो गया, ये सारे जो सिचुएशंस होते हैं वो हमारे साहित्य को क्या करते हैं, इम्पैक्टफुल बनाते हैं, उसमें असर डालते हैं कि नहीं। वहीं से इंस्पायर होकर कोई भी एक साहित्य निकलता है ना। उसके ये में पूरा भ्रष्टाचार लिख रहा है, हो रहा है पीछे में, तो कोई भी व्यक्ति फिर वहाँ पे क्या बोलते हैं, दूसरा चीज़ ईमानदारी का बात नहीं करेगा, है कि नहीं। जैसा आपका वहाँ सराउंडिंग रहेगा वैसा ही वहाँ पे लिखा जाएगा, बताया जाएगा। ओके, हाँ, आप अपने काल्पनिक शक्ति से कुछ अलग दुनिया इमेजिन करके आप कर सकते हैं, जो कि पहले हमारे आदिकाल वगैरह में आप देख सकते थे कि उस टाइम समाज से हट के बस राजा महाराजाओं का गुण गाते थे, ये करते थे, है कि नहीं। तो पहले हम समझते हैं कि ये जो हमारा हिंदी साहित्य है उसको बांटने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान किनका रहा है, तो आचार्य शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल जी का रहा है। उन्होंने देखा, उन प्रवृत्तियाँ में चेंजेस देखा, जो भी है वो देखे और वो क्या किया, बांटे। बहुत सारे अलग अलग विद्वान ने बांटा है, लेकिन इनका वाला सबसे ज़्यादा फेमस है और इन्हीं वाला हम लोग पढ़ते हैं ज़्यादातर। ओके, तो उसके बाद हमें क्या पता है कि जो हमारा हिंदी साहित्य है वो कितने ये में भागों में बांटा हुआ है भाई। तो सबसे पहले क्या आता है हमारा आदिकाल। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, आदिकाल आता है, जिसमें वही कवि लोग दरबारी रहते थे। ठीक है, फिर आता है हमारा भक्ति काल। भक्ति काल की फिर दो शाखाएं थी, आपको याद होगा अगर, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति, जो इसमें भगवान को मानते थे कि नहीं मानते थे। अब बोलिए कि मैम अभी आप हमको डायरेक्ट बताइए कि रीतिकाल क्या होता है। अब देखिए बेटा, आप तो रीतिकाल पढ़ के गए, तो आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे कि नहीं कि इन्होंने बांटा है, इतने भागों में बांटा है, तो वो सब आपको डालने से इम्पॉर्टेंट थिंग्स क्या होता है, आंसर भी लंबा होता है और एक मीनिंगफुल आंसर निकलता है। आपको आए बाएं या फिर रिपीटेशन नहीं करना पड़ता है कि बार बार वही चीज़ लिख रहे हैं। ठीक है, ये सब अगर आपको पता होगा। तो सबसे पहले हमारा क्या आया, आदिकाल आया, फिर भक्ति काल आया। ठीक है, फिर हमारा क्या आया, रीतिकाल आया। ओके, रीतिकाल के बाद हमारा क्या आया है, आधुनिक काल आया, जो कि अभी तक हमारा चल रहा है। ठीक है, रीतिकाल के बारे में जानते हैं। रीतिकाल का कौन सा रस इसमें प्रधान था, तो श्रृंगार रस। ठीक है, कौन सा काल, श्रृंगार रस। रीतिकाल को और किस नाम से जाना जाता है, तो श्रृंगार काल से भी नाम जाना जाता है, अगर आपको पता होगा। तो अलंकार काल से भी नाम जाना जाता है, अगर एक वर्ड में पूछ दे कि और किस नाम से जाना जाता है, ऑप्शंस दे दे। ठीक है, तो श्रृंगार काल, अलंकार काल, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा हमारा, रीतिकाल, जो किनके द्वारा दिया गया, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया। अब बताइए कि मैम रीति मतलब क्या होता है। तो देखिए भाई, इसमें क्या होता था, रीति मतलब नियम। ठीक है, शास्त्र का जो भी नियम, रेगुलेशन, नॉर्म्स जो बने हैं कि हाँ भाई तुम इस चीज़ को फॉलो करेगा तभी ये वाला काव्य यहाँ पे आएगा। ठीक है, तुमको अलंकार उसमें डालना पड़ेगा, तुमको छंद डालना पड़ेगा, तुमको रस डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब क्या था, कुछ रूल रेगुलेशन था, तभी ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, तुम्हारा काव्य कहलाएगा, या इस युग का माना जाएगा। और माना क्या जाएगा, मतलब उस टाइम वही प्रकार से लिखा जाता था। ठीक है, फिर इसके रीति मतलब समझ गया गया, जो नियम को फॉलो कर रहा था बहुत ज़्यादा वहाँ पे, तो उसी से लगा कि रामचंद्र शुक्ल जी को कि नहीं भाई, यहाँ पे सब नियम पे, भाव से ज़्यादा किस पे ध्यान दे रहे, नियम पे। ठीक है, भाव से ज़्यादा किस पे ध्यान दे रहे, नियम पे, शब्दों पर, शैली को क्या सुंदर बनाने के लिए, उसमें सौंदर्य देने के लिए इस चीज़ पे ध्यान दिया जाता था। ठीक है, रीतिकाल समझ में आया। और इसमें क्या थी भाई, तो इसकी काव्य धाराएं देखिए क्या, तीन थी। ठीक है, तीन कौन कौन सा था भाई, तो पहला क्या आता है, रीतिबद्ध। पहला क्या आता है, रीतिबद्ध। ठीक है, दूसरा क्या आता है, रीति सिद्ध। ठीक है, और तीसरा क्या आता है हमारा, रीति मुक्त। ओके, रीतिबद्ध, बद्ध, बद्ध वर्ड से क्या आपको, बाउंडेशन, बाध्य, हम इस चीज को करने से क्या है, बाध्य है।
ठीक है। तो जो शास्त्र के जो वहाँ पे काव्य शास्त्र के जो नियम रूल रेगुलेशन को सब फॉलो करता था, भाव से ज़्यादा हमारे वहाँ शब्द सुंदर, शैली को सुंदर बनाने की कोशिश की जा रही थी। तो वैसे कवि किस में आ रहे थे, हमारे रीतिबद्ध में, ठीक है, जो बात दिया हाँ इसको करना है, रूल रेगुलेशन सब फॉलो कर रहे हैं, भले भाव आए चाहे नहीं, काव्य हमारा सुंदर रहना चाहिए, प्रभावी रहना चाहिए, ठीक है, वो इस पे ध्यान देते थे। ओके, फिर रीति सिद्ध आता है हमारा, ठीक है। रीति, पहले रीति मुक्त समझ लीजिए। रीति मुक्त, रीति मुक्त में क्या है, स्वतंत्र काव्य, ठीक है, स्वतंत्र काव्य, हम जैसे चाहेंगे वैसे लिखेंगे। ओके, हम जैसे चाहेंगे वैसे लिखेंगे, स्वतंत्र काव्य। यहाँ पे क्या होती है, जो व्यक्ति अनुभूति करता था खुद, वो खुद मतलब लिखता था, भाव को ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, ठीक है, भाव को ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, काल्पनिक दुनिया से हट के थोड़ा रियलिस्टिक में बताया जा रहा था, क्योंकि उस टाइम क्या था कि या तो किसी महान पुरुष के बारे में लिखा जा रहा है या कुछ के बारे में लिखा जा रहा है, यहाँ पे मतलब जो लोकल लोकल है, जो आम जनता, जो जन साधन साधन जो आम जनता समझ लीजिए, आम जनता के बारे में मतलब इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था, ठीक है। मतलब ग्राउंड के लोग, वो साहित्य को लोग अपनापन नहीं समझते थे। ये अपनापन कब आया, हमारा आधुनिक काल में आया, ठीक है, ये अपनापन कब आया, हमारा आधुनिक काल में आया, कि अब लगने लगा कि नहीं भाई, यहाँ पे काव्य और ये सब इतना बड़ा चीज़ है कि हम यहाँ लोगों को एंटरटेन करने की जगह हम क्या कर सकते हैं, लोगों को अवेयर भी करा सकते हैं। किस चीज़ से अवेयर करा सकते हैं, तो शिक्षा से, भ्रष्टाचार से, है कि नहीं, राजनीति पे जो ये सब हो रहा है, इतना कुरीति चला आ रहा है, बाल विवाह हो रहा है, फिर दहेज प्रथा था, सती प्रथा था, ठीक है। तो लगा आपकी नहीं, इस चीज़ पे अब हमको ध्यान देना होगा, ना कि हमें खाली काव्य को सुंदर बनाने में ध्यान देना, हमको क्या इस चीज़ में भी ध्यान देना है, ठीक है। तो स्वतंत्र काव्य का क्या था कि वो नियम रेगुलेशन को उतना फॉलो नहीं करते थे, जो उनकी सेल्फ अनुभूति रहती थी वो वहाँ पे लिख देते थे। ओके, ये हो गया। उसके बाद हमारा क्या आता है, रीति सिद्ध। इसमें क्या करते थे कि दोनों बैलेंस करके चलते थे। ओके, रीति मुक्त और रीति। बात देखो कि जहाँ लगता था कि नहीं भाई भाव यहाँ पे इम्पोर्टेंट है तो भाव भी लगाते थे, अब लगते थे कि शब्दों का भी वहाँ पे खेल होता था, सौंदर्य प्रभावी बनता था, तो ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल माना गया है कि नहीं, दोनों को जब मिश्रण मिल जाता है, वाक्य भी आपका बहुत अट्रैक्टिव है और उससे भाव भी बहुत अच्छा आ रहा है, तो समझ रहे ना, एक बैलेंस करके चल रहे थे यहाँ पे, तो रीति सिद्ध उसमें आते थे। ओके, तो इसके कुछ प्रमुख कवि आप याद कर लेना। ओके, फिर हमारा क्या आता है, आधुनिक काल। ओके, आधुनिक काल का टाइमलाइन क्या था, इसके बाद का था रीति काल का। फिर आधुनिक काल में क्या, ये इसमें कौन सा गद्य काल बोला गया, ठीक है, यहाँ काव्य के अलावा गद्य का भी विकास हुआ, इसीलिए इसको क्या कहा गया, गद्य काल भी कहा गया, ठीक है। ये भी रामचंद्र शुक्ल के ही द्वारा दिया गया है। तो इसमें उसके बाद जैसे और हाँ, रीति काल में भाषा कौन सी थी बेटा, तो ब्रज भाषा थी, याद रखना, कौन सा भाषा, तो ब्रज भाषा। आधुनिक काल में क्या हो रहा था हमारा, कि आधुनिक काल में क्या हो रहा था, भाषा का विकास हो रहा था, ब्रज भाषा से क्या, खड़ी बोली हिंदी की ओर अग्रसर हो रहे थे, पीक पॉइंट था यहाँ पे चेंजेस का, ठीक है। और फिर हमारा आधुनिक काल में भारतेंदु युग, ठीक है, फिर द्विवेदी युग, ये सब, उसके बाद छायावाद, उसके बाद प्रगतिवाद, मतलब ये सब सारा क्या है आया, अलग अलग इसके अंदर भी तो डिवीजन होगा, ऐसा नहीं है कि ये आधुनिक काल दे दिए इसी के सब अंदर आ गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। इतने भी मतलब ये नहीं था कि हाँ यहाँ से कट कर दिए बाउंड्री तो अब ये यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, ऐसा नहीं था, क्या था, मिश्रण था, इसीलिए फिर क्या किया गया, उसको फिर से डिवाइड किया गया, ठीक है। तो भारतेंदु का हम लोग जानते हैं कि भारतेंदु युग भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे पड़ा है, उन्होंने अपना अलग ही कंट्रीब्यूशन दिया, काव्य में, गद्य में, पत्रकारिता में, ठीक है, सब में दिया है। होप आप लोग को रीतिकाल और आधुनिक काल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग किसके तरफ बढ़ते हैं, अपने सिलेबस को समझते हैं और क्वेश्चंस करेंगे। और जो अभी चीज़ इतना देखिए कितना मिनट का अभी है, ये 9 मिनट हुआ है ना, यही चीज़ बार बार रिपीट होगा, ठीक है। अलंकार जरूरी है, छंद जरूरी है, बस यही नायिका भेद जरूरी है, स्त्री का वहाँ पे सुंदरता का और उसका वर्णन है, उसको नायिका बनाया जाता है, तो यही सब आपको पूरा ये में मिलेगा, ठीक है। बस हाँ, सजा के लिखना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसमें क्या क्या है। ओके, चलिए, हो सकता है बच्चा लोग का खेलने का आवाज़ आ रहा होगा, वो लोग अभी डांट के आए लेकिन फिर भी सुनता नहीं है। चलिए देखिए,
यूनिट 1 में देखिए आपको क्या पढ़ना है, रीतिकाल का नामकरण। नामकरण कैसे पढ़ा तो बता दिए, रीति में रूल रेगुलेशन, रीति का ही मतलब क्या होता है, नियम होता है, ठीक है। फिर काल सीमा इसकी क्या रही है, रीतिकालीन परिस्थितियाँ, सामाजिक हो गया, राजनीतिक हो गया, ये सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। रीतिकाल की क्या क्या प्रवृत्तियाँ थी, ओके। रीतिकाल के काव्य धाराएं क्या क्या थी, जो 3 बताएं, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, ठीक है, वो सब, ओके। फिर रीतिकाल के कवि, तो देखिए रीतिकाल के कवि कौन कौन है, चिंतामणि है, मतीराम है, बिहारी है, घनानंद है, और क्या पद्याकर भूषण का परिचय, इसका आपको परिचय आपको थोड़ा थोड़ा कर देखना होगा, ओके। इकाई 2 में देखिए आधुनिक काल की पृष्ठभूमि, आधुनिक काल की पृष्ठभूमि इंट्रोडक्शन क्या रहा है, ठीक है। फिर हिंदी गद्य का कैसे विकास हुआ, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, जैसे कि बताया आधुनिक युग में ही क्या आता है हमारा, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, ओके। उसके बाद आता है छायावाद, वो आपको नहीं पढ़ना है शायद, ये दोनों पढ़ना है। देखिए इसमें भी है, चलिए यूनिट 3 देखिए, आधुनिक हिंदी काव्य की प्रवृत्तियाँ, क्या इसकी प्रवृत्तियाँ हैं भाई, तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, ये सब आपको देखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा भारतेंदु जी का है गंगा वर्णन, ठीक है। गंगा वर्णन में क्या है, गंगा माँ का, सॉरी, गंगा नदी को क्या, गंगा ठीक लिखा है ना, गंगा नदी के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। इसकी पवित्रता के बारे में बताया गया है, इसके गुणों के बारे में बताया गया है, ठीक है। और इसको एक क्या अपना उसको क्या बोलते हैं, ट्रेडिशन को, परंपरा, हाँ, परंपरा को कैसे ये फॉलो करता है, सिंबल है, तो वो सब इसमें बताया गया है, देखेंगे, ओके। फिर देखिए 2 में मैथिली शरण गुप्त जी का क्या है, मातृभूमि पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद का आपको क्या पढ़ना है, हिमाद्री तुंगरिंग से, और क्या पता, और एक क्या पढ़ना है, चिति विभावरी जागरी, ओके। निराला जी का क्या पढ़ना है आपको, भिक्षुक भारती वंदना। स्टोरेज प्रॉब्लम गाइस। फिर देखिए पंत जी का क्या पढ़ना है आपको, रसीम, नौका विहार और ताज। पता है ये 4 स्तंभ माना गया है, किनको किनको, महादेवी वर्मा को, पंत को, निराला को, ठीक है, और जयशंकर प्रसाद को, ठीक है। ये तीनों तो कंफर्म है। देखिए फिर देखिए, मैं नीर भरी दुख की बदली, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ये आपको पढ़ना है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। बेटा ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ज्ञान सागर ऐप में मिलेगा। ज्ञान सागर ऐप कहाँ से क्या होता है भाई, तो आप प्ले स्टोर में जाओगे, ठीक है, प्ले स्टोर में जाओगे, वहाँ टाइप करोगे ज्ञान सागर, इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन करके आएगा, वहाँ पे अपना नंबर डालना है, नेम डालना है, जो जो मांगेगा दे देना है, और उसके बाद स्टार्ट लर्निंग में जाके आपको 60 रुपीज़ में ये पीडीएफ मिलेगा। अभी बच्चा आप सेमेस्टर 2 में हो, जब तक आप सेमेस्टर 8 नहीं चल जाओगे तब तक ये पीडीएफ आपको मिलते रहेगा। नॉट ओनली खाली मेजर 2 जितना भी है ना, मेजर 2 हो गया, मेजर 3 4, जो भी आपको अभी जैसे इससे ये में मेजर 2 और 3 पढ़ना होगा, ठीक है, तो वो दोनों का मिलेगा। फिर से आपका जो और साइड सब्जेक्ट जो होता है ना, एसी, हिंदी, सेक पेपर, जो जो होता है अलग अलग, मार्केटिंग वगैरह, वो सारा पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलेगा। कितने में, 60 रुपीज़ में। कब तक मिलेगा, तो सेमेस्टर 8 तक मिलेगा, तो बहुत अच्छा है, रिजनेबल प्राइस है, तो आप जाके बाय कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको नहीं बाय करना है तो यहीं यूट्यूब से पढ़िए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला प्रश्न क्या है हमारा, रीतिकाल का नामकरण, काल सीमा एवं उसकी प्रमुख विशेषताओं का विस्तृत से वर्णन कीजिए, ठीक है। समझ में आया कि नामकरण कैसे, रीतिकाल पढ़ा, इसका काल सीमा, टाइमलाइन क्या था, और इसके क्या क्या, इस काल की क्या क्या विशेषताएं थी, क्या क्या इसको दूसरों से अलग बनाती थी, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं, ओके। देखिएगा रीडिंग करेंगे ना, आप लोग को सब समझ में आएगा, ओके। तो देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल का अत्यंत महत्वपूर्ण युग है, ठीक है भाई, है, हम लोग सबको पता है, जो अपने विशिष्ट काव्य प्रवृत्तियों और शैली के कारण अलग पहचान रखता है। ये बाकियों से कैसे अलग है, क्योंकि इसकी शैली अलग थी, सौंदर्य था, इसमें काव्य में नियम दिखते थे, है कि नहीं। इस काल का नाम रीतिकाल इसलिए किया गया क्योंकि इस काल के समय कवियों ने काव्य रचना में रीति, ठीक है, काव्य रचनों में रीति अर्थात काव्य शास्त्र, नियम, अलंकार और रसों का विशेष महत्व दिया। क्यों पढ़ा भाई, क्योंकि जो यहाँ के काव्य जो कवि थे, वो लोग कवियों ने क्या किया, मतलब काव्य शास्त्र, यानी काव्य शास्त्र में क्या, इसके नियम, अलंकार, रस, ये सब पे ज़्यादा महत्व दिया, ज़्यादा बल दिया, ठीक है।
देखिए, रीतिकाल का नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया था। ओके, इस पे भी हम लोग बात कर लिए। कौन दिया है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। उन्होंने इस काल की प्रमुख प्रवृत्ति को देखते हुए इसे रीतिकाल कहा और इसकी प्रमुख प्रवृत्ति विशेषता बोल दीजिए, इसके नाम के कारण इसका नाम रीतिकाल पड़ा। अन्य विद्वानों ने इसे श्रृंगार काल, अलंकार काल भी कहा, क्योंकि इस काल की अधिकांश रचनाएं श्रृंगार रस और अलंकार से परिपूर्ण है। इसमें आपको सारा रचनाएं जो जो आपको दिखेगा, सब में क्या दिखेगा? श्रृंगार रस दिखेगा और अलग अलग अलंकार दिखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसको रखा गया नाम। काल सीमा की दृष्टि से रीतिकाल लगभग 1600 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक माना गया। एकदम याद रखना आपको, 1600 से लेके 1850, उसके बाद आधुनिक काल 1850 से लेके जब तक चल रहा है। ठीक है, यह काल भक्ति काल के बाद आधुनिक काल से पहले आता है। हम तो ये भी बताएं कि आदि काल के बाद भक्ति काल आया, भक्ति काल के बाद रीति काल आया, उसके बाद क्या आया? आधुनिक काल आया। आपको याद रखना है सीक्वेंस। इस समय भारत में मुगल शासन और दरबारी संस्कृति का विकास हुआ, जिसने साहित्य को गहराई से प्रभावित किया। उस टाइम किसका? मुगल का शासन था, है कि नहीं? रीतिकाल की प्रमुख विशेषताओं में सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार रस की प्रधानता। यहाँ पे कौन से रस की प्रधानता थी भाई? तो श्रृंगार रस की प्रधानता थी, इसीलिए इसे श्रृंगार काल भी कहा गया। इस काल में कवियों ने नायक नायिका के प्रेम, मिलन, विरह। देखिए, श्रृंगार रस कहने का क्या मतलब है कि प्रेम का बात कर रहे हैं, ठीक है, मिलन का बात कर रहे हैं, विरह का बात कर रहे हैं। विरह का मतलब सेपरेशन, ठीक है, सेपरेशन को भी क्या एक तरह से वो प्रेम ही है कि नहीं? और ये सब का एक अत्यंत सुंदर वर्णन दिखाई मिलता है। कभी कोई हीर रांझा पे दिखेगा आपको, राम ये राधा और कृष्ण जी पे दिखेगा, है कि नहीं? तो अलग अलग ये में दिखाया गया है। नायिका का भेद विस्तृत चित्रण इस काल की विशेष पहचान है। और नायिका जो मतलब नायिका मान लीजिए राधा है, तो उसको नायिका वहाँ पे बोलेंगे राधा कृष्ण का स्टोरी में। तो उनके सौंदर्य का चित्रण, उनके व्यक्तित्व का चित्रण, है ना सर, हर चीज़ को मतलब नायिका का बताया जाता था। और अत्यंत नायिका को उस टाइम बहुत सम्मान दिया जाता था, सुंदर माना जाता था, सुंदरता का प्रतीक माना जाता था, समझे? देखिए, पहला महत्वपूर्ण विशेषता क्या है भाई? तो श्रृंगार रस की प्रधानता थी। दूसरा में क्या आपको दिख रहा है कि अलंकारों का अत्यधिक प्रयोग, अलंकार बहुत दिखते थे, ठीक है, अलंकार का अत्यधिक आपको उपमा हो गया, ठीक है, और कौन कौन सा अलंकार है? रूपक हो गया, मानवीकरण अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, है कि नहीं? सब आपको याद रहना चाहिए बच्चा। कवियों ने काव्य को सुंदर और प्रभावशाली बनाने के लिए उपमा, रूपक, अनुप्रास आदि अलंकारों का भरपूर प्रयोग किया। देखिए यहाँ पे लिखा ही हुआ है, ठीक है, अत्यधिक प्रयोग किया। क्यों? प्रभावशाली बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए। पढ़ेगा आदमी तो लगेगा कि नहीं भाई किसी विद्वान ने लिखा है, कवि ने तो कभी भी नहीं बोलेंगे किसी विद्वान ने लिखा है, समझे? इस भाषा में अत्यंत कलात्मक और सजावटी बन गई, ठीक है। तीसरा विशेषता क्या है? काव्य शास्त्र का विकास। पहला था क्या? श्रृंगार का, फिर अलंकार का, अब हमारा काव्य शास्त्र यानी रूल रेगुलेशन। तो देखिए, इस काल में रस, अलंकार और रीति पर आधारित अनेक ग्रंथ लिखे गए। कवि ने काव्यों के नियम को स्थापित कर उनका पालन किया। क्या किया? पहले उन्होंने नियम को लिखा, जैसे कि भक्ति काल में तो जो देखा गया, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा दिशा को मोड़ते हैं, अब थोड़ा नियम से लिखेंगे, एक प्रॉपर रूल रहना चाहिए, रेगुलेशन रहना चाहिए, जो क्या उस सबका सेट बनाया गया रूल्स का, और इसी को फॉलो करने के लिए बोला गया, ठीक है, बोला गया। उसके बाद आपको पता ही है। चलिए, चौथा क्या है भाई? तो दरबारी प्रवृत्ति। तो अधिकांश कवि राजाओं, सामंतों के आश्रित थे, इसलिए उन्हें अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में काव्य रचना, किस्से साहित्य में भोग विलास का ऐश्वर्य का चित्रण अधिक हुआ। दरबारी प्रवृत्ति मतलब देखिए क्या करता था कि भाई इसमें कलात्मक गुण है तो चलो तुम मेरे साथ रहेगा, मेरा क्या करना। वो क्या करता था, कवि क्या करता था, वो युद्ध लड़ रहा है उसके ऊपर प्रशंसा कर रहा है, वो प्रजा को कैसे संभाल रहा है उसके ऊपर प्रशंसा कर रहा है, उसका राज्य साम्राज्य कैसा है उसके ऊपर प्रशंसा कर रहा है, तो उसको प्रशंसा करने के लिए रखा जाता था, उसी को दरबारी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद जो कवि है उसको मान सम्मान दिया जाएगा, है कि नहीं, ऐश्वर्य उसको प्राप्त होगा। उसके बाद उसका रहने खाने का दिया जाएगा,
ठीक है। तो अगर उसको रहने खाने का देता है तो उसका राजा कुछ गलत भी करेगा तो वो क्यों ही बुराई करेगा भाई, उस टाइम तो अपने खाने पीने का वहाँ पे अकाल पड़ा रहता था, है कि नहीं, इज्जत भी मिलता था। चलिए, पांचवी विशेषता क्या है, जनजीवन से दूरी। क्या है जनजीवन से दूरी, इस काल का साहित्य सामान्य जनता की समस्याओं से दूर रह अधिकार उच्च वर्ग के जीवन को दर्शाता है। पहले ही बात हम लोग बता दिए थे कि क्या, कि ग्राउंड लेवल पर काम नहीं होता था, जनजीवन जो आम जनता इससे दूर कहीं अपर क्लास लोगों पे लिखा जा रहा है, राजा महाराजा पे लिखा जा रहा है, समझे, भगवान पे लिखा जा रहा है, मतलब अपनापन नहीं था, साहित्य को लोग तब उतना जानते नहीं थे। ओके, याद रहेगा आपको सारा विशेषताएं। अब ये क्वेश्चन आपका छूटेगा, देखिए 5 विशेषता बोले, आप थोड़ा और लंबा चौड़ा उसको ये कर सकते हैं। अब देखिए सेकंड में क्या है, रीतिकालीन परिस्थितियों एवं उसकी प्रवृत्तियों का विस्तृत से वर्णन कीजिए। तो रीतिकालीन में क्या परिस्थितियां थी, अलग अलग परिस्थिति होगी और उसकी प्रवृत्ति कैसी थी, तो वो देखें। हम लोग अलग अलग तरीके से देखेंगे, राजनीतिक देखेंगे, सामाजिक देखेंगे, सांस्कृतिक देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो चलिए इसकी परिस्थिति को समझने के लिए तो हमें सारा देखना पड़ेगा, एक परिस्थिति आप नहीं देख सकते। तो सबसे पहला क्या है हमारा, राजनीतिक दृष्टि। ओके, क्या है राजनीतिक दृष्टि। अब देखिए इसमें क्या है, रीतिकाल मुगल शासन का काल था भाई। इस समय शासकों और सामंतों के दरबार में विलासिता और ऐश्वर्य का वातावरण था। कवि इन दरबारों में आश्रित रहते थे, इसलिए वे अपने आश्रयदाताओं से को प्रसन्न करने के लिए श्रृंगारिक और प्रशंसात्मक काव्य लिखते थे। इससे साहित्य में दरबारी प्रवृत्ति का विकास हुआ। तो समझ में है राजनीतिक का क्या मतलब हुआ, कि वो अपना देखते थे उस टाइम और अपने राजा महाराजा का प्रशंसा करते थे, नहीं करेंगे और उसके ही बारे में चुगली कर देंगे तो उनको क्या रखा जाएगा। हाँ, आप ही बताइए, आप किसी को रख रहे हैं और आप ही का वो भांडा फोड़ेगा तो आप क्या करोगे, उसको हटा दोगे। तो इससे वो काम नहीं करना। आप क्या प्रशंसा करते थे, बढ़ा चढ़ा के बोलते थे, अलग अलग सौंदर्यता अपने शब्दों में ला के बोलते थे, समझे। अब देखिए सामाजिक दृष्टि क्या है, इस काल में समाज वर्ग भेद स्पष्ट था, उच्च वर्ग विलासिता में लिप्त था जबकि निम्न वर्ग संघर्षपूर्ण जीवन जी रहा था। आपको तो मुगल शासन में पता है, जो उच्च वर्ग था वो लोग का दोस्ती हो जाता था तो बस वो लोग आराम से चल रहे, टैक्स दे रहे, लेकिन बीच में पिसते कौन थे भाई, तो हम निम्न जाति के, निम्न वर्ग के अंदर निम्न जाति भी आएगा ही, ठीक है। देखिए हमारा अत्यधिक संघर्षपूर्ण रहा है कि नहीं। हमारे पूर्वज ही जानते होंगे कि आज़ादी ना मिलने पर क्या ये हो रहा होगा, उनके साथ क्या क्या घटनाएं घट रही होंगी, है ना। जो बड़े राजा महाराजा थे तो वो तो अपने थे ही भाई। देखिए फिर सांस्कृतिक दृष्टि, देखिए यह काल सौंदर्य का युग था। सांस्कृतिक काल मतलब यह काल सौंदर्य का युग था। संगीत, नृत्य, चित्रकला आदि कलाओं का विकास हुआ। इसी में किसका किसका विकास हुआ भाई, संगीत, नृत्य। देखिए पहले भी था, विकास होने का मतलब ये नहीं कि अचानक से आ गया भाई, कौन सा फॉर्म नया आया, एलियन आ गया, ऐसा नहीं। धीरे धीरे होता है, लेकिन विकास जब उसकी डिमांड बढ़ जाता है तब उसको हम लोग उसका विकास बोलते हैं, ठीक है। देखिए इसका प्रभाव काव्य में भी दिखाई देता है, जहाँ सौंदर्य श्रृंगार का अत्यधिक वर्णन मिलता है। अब देखिए हमारी धार्मिक दृष्टि से क्या है, तो धार्मिक दृष्टि से भक्ति की भावना कमजोर पड़ गई और उसकी जगह लौकिक प्रेम और श्रृंगार ने ले ली। जो हमारा भक्ति काल इसके ऊपर था, जो कृष्ण भक्ति, शिव भक्ति, विष्णु भक्ति जो था, है ना, शिव पुराण वगैरह, तो वो सबसे थोड़ा हट के, भक्ति की भावना तो थी, ऐसा नहीं कि पूरा विलुप्त हो गया, लेकिन काव्य में जो है वहाँ से हट के, भक्ति से हट के क्या किया, प्रेम, विरह, श्रृंगार, ये सब के बारे में लोग लिखने लगे, ठीक है। आध्यात्मिक स्पिरिचुअल के बजाय हम लोग जो हमारा सांसारिक प्रेम है उस पर ध्यान देने लगे, ठीक है, रियल वर्ल्ड में। चलिए चलिए इसकी क्या क्या प्रमुख प्रवृत्तियां थी। प्रवृत्तियां का मतलब देखिए क्या क्या प्रमुख प्रवृत्तियां थी। तो पहला क्या थी, श्रृंगार रस की प्रधानता थी, है कि नहीं। प्रेम के बारे में लिखा जाता था। इस काल में क्या, श्रृंगार रस को सर्वोच्च स्थान दिया, इसीलिए श्रृंगार काल का प्रेम, मिलन, विरह सबके बारे में वर्णन मिलता है। अलंकारिता, शब्दों में क्या, काव्य को सब क्या सजाने के लिए अलग अलग अलंकार का प्रयोग होता था, है ना, जिससे भाषा क्या कलात्मक दिखती। नायिका भेद, इसमें क्या, नायिकाओं के रूप, रंग के बारे में विस्तार से बातें होती थी। काव्य शास्त्र मतलब नियम और सिद्धांत को पालन करते थे। दरबारी प्रवृत्ति मतलब राजा और महाराजाओं का प्रशंसा करता था, है कि नहीं। समझ में आया कि क्या क्या इसकी प्रवृत्ति और क्या क्या इसकी परिस्थितियां थी। हाँ बच्चा। तीसरा में आपका रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों
का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो प्रवृत्तियाँ वही दरबारी, श्रृंगार, अलंकार वही सब आपको लिखना है, ठीक है, कुल मिला के। ये पीडीएफ आप पढ़ लीजिएगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, हम बता रहे हैं ना, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, इतने अच्छे शब्दों में लिखा हुआ है और आसान शब्दों में, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ओके, देखिए वही आपको लिखना है, श्रृंगार रस की प्रधानता, अलंकार का व्यापक प्रयोग, नायिका भेद का वर्णन, काव्य शास्त्र का प्रभाव। ये आप चारों पांचों का तो समझ गए होंगे ना कि ऊपर में हम लोग जो बात की बस उसी को बढ़ा चढ़ा के लिख देना है। आप हिंदी के स्टूडेंट हैं, आपको तो वर्ड्स भी आपके ये में वोकैब होगा, है कि नहीं, समझ में आया। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि रीतिकालीन काव्य धाराओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो क्या क्या काव्य धाराएं थी भाई, तो देखिए क्या क्या थी। तो हम लोग ऊपर में बात की क्या की, रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति मुक्त और एक रीति सिद्ध काव्य धारा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हम आप लोग से नाराज है, बोलिए क्यों। आप लोग थैंक यू नहीं, मतलब कम से कम कमेंट कीजिए भाई कि मेरे को भी मोटिवेशन आएगा कि नहीं भाई ये लोग को पसंद आ रहा है, हमको थोड़ा और इसमें काम करना पड़ेगा, है कि नहीं। आप लोग एकदम नीरस व्यक्ति जैसा एकदम खाली देखते हैं छोड़ देते हैं। थोड़ा मेरे को भी अप्रिसिएट कीजिए, हम मेहनत कर रहे हैं तो फल मिलना चाहिए कि नहीं भाई, बताइए। बिना मोटिवेशन का कोई काम होता है, होता है नहीं होता है गाइस। तो थोड़ा कमेंट वमेंट किया कीजिए। चलिए, कहाँ गया हमारा। और कमेंट भी क्या करना है, देखिए आपको कमेंट क्या करना है मैं बताती हूँ। सबसे पहले क्या लिखना है आपको कि रीति काल का कितना से कितना तक चला है और आधुनिक काल का कितना से कितना चला है, टाइमलाइन, ये आपका होमवर्क है। अब ये सब भी नहीं कीजिएगा ना तो आप लोग का भी बेकार है। क्या बेकार है, जीवन नहीं, ऐसा नहीं। चलिए मजाक कर रहे हैं गाइस, थक गए हम भी बोलते बोलते। चलिए तो फिर से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्या है, रीतिबद्ध काव्य धारा। ओके, रीतिबद्ध काव्य धारा, बद्ध का मतलब क्या होता है, बाउंड्री, बाधा, समझे। चलिए पढ़ते हैं अब इसका। इस धारा के कवि काव्य शास्त्र के नियमों के अनुसार काव्य रचना करते थे। जो कवि शास्त्र जो फिक्स हो गया था उसी के नियम को पालन करते हुए लिखते हैं, ठीक है। लाइक अभी जैसे एग्जांपल देंगे कि हमारा जो हम क्या करते हैं, हाँ फॉर्मल लेटर लिखते हैं, उसका क्या है, नियम फिक्स है कि नहीं। अभी अभी हम बोल देंगे, वो अपने से स्वतंत्र लिख देंगे, तुरंत बोल देगा कि क्या है, गलत है, बोल देंगे कि नहीं, क्योंकि क्या है, उसका फिक्स पैटर्न हो गया है। हाँ, तो आपका उसमें पोलाइट रहना चाहिए, नेचर मतलब विनम्रता से आपको लिखना होगा, मतलब ये सब जो भी है उसमें कहाँ एड्रेस लिखाएगा, कहाँ क्या लिखेगा, एक फिक्स है कि नहीं। तो वैसे ही इसमें क्या था, रूल रेगुलेशन था। हो सकता है कल दिन जाके बोलेगा कि आज नहीं, कल नहीं, 50 साल बाद बोलेगा नहीं हम जैसे मन तैसे लेटर लिखेंगे, तो उसको भी मानना पड़ेगा आदमी को, है कि नहीं। जब तक मान रहे तब तक मान रहे, जब नहीं मानेगा तो क्या ही किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो वैसे ही फिक्स पैटर्न होगा कि आपको अलंकार लगाना है, आपको रस लगाना है, उसमें आपको नियम दिखना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, है कि नहीं। तो उसी को बोला गया। देखिए, उन्होंने अलंकार, रस और रीति का विशेष महत्व दिया। इस धारा में नियमबद्धता और शास्त्र प्रमुख था। कवि ने काव्य को तकनीकी कला के रूप में प्रस्तुत किया। ओके, इस धारा के कवि में मतीराम, पद्माकर आदि प्रमुख थे। इस काव्य में सौंदर्य, अलंकार, श्रृंगार का सुंदर समन्वय मिलता है, लेकिन भावनात्मक गहराई अपेक्षाकृत कम मिलती है। ये भावना हमको कहाँ मिलेगा, आधुनिक काल में मिलेगा। तब वो लोग समझ गया कि नहीं नहीं नहीं, अब नहीं, अब हम शब्दों में नहीं ध्यान देंगे, अब सुंदर बनाने के चक्कर में नहीं रहेंगे। हम क्या करेंगे कि इससे समाज को जागरूक बनाएंगे। बहुत बड़ा चीज़ है काव्य और गद्य, चाहे जो भी बोलिए, बहुत बड़ा चीज़ है। इससे हम समाज में बदलाव लाएंगे, है कि नहीं, देश प्रेम, राष्ट्रीयता को बढ़ाएंगे। तब ये लोग को दिमाग में स्टक किया। अभी क्या है, बस शब्दों में सुंदरता है, प्रशंसा है, समझे। चलिए, फिर ऋतु मुक्त क्या है भाई। तो इस धारा के कवि काव्य शास्त्र के कठोर नियमों से मुक्त होकर अपनी भावनाओं को स्वाभाविक रूप से व्यक्त करते थे। अपनी जो अनुभूति थी उसको, अपने जो एक्सपीरियंस था उसको स्वतंत्र रूप से क्या करते थे, व्यक्त करते थे। अब अलंकार लगाना मतलब क्या, नमक मिर्च लगाना। अब उसको नहीं लगाना है, अपना अब दुख में है तो उसको नमक मिर्च लगा के नहीं बोलना, सिंपल शब्दों में बड़ा चीज़ कह देना है, तो बस वो कहेगा भाई। तो ये क्या हुआ, रीति मुक्त हुआ। इनके काव्य में व्यक्तिगत अनुभव, प्रेम और विरह की सच्ची भावना दिखाई देती थी, है ना।
चलिए फिर क्या है हमारा रीतिबद्ध। तो इस धारा के कवि रीति और भाव दोनों का संतुलन बनाए थे। रीति मतलब नियम, रूल, रेगुलेशन, सिद्धांत सबको फॉलो भी करते थे और अपने भाव को दोनों को क्या करते थे, बैलेंस बनाकर लिखते थे। काव्य शास्त्र के नियमों का भी पालन करते थे और भावनात्मक अभिव्यक्ति को भी महत्व दिया। ठीक है, चलिए याद रहेगा आपको। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा जैसा कि हम पढ़ा रहे हैं। चलिए प्रश्न संख्या 5 है, रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन कौन है? बिहारी, मतीराम, घनानंद, भूषण, पद्माकर आदि का विस्तृत परिचय दीजिए। तो ये आप पे छोड़ रहे, इस पे कुछ समझना नहीं, आपको याद करना है। ठीक है, चलिए बिहारी सत से आपको याद होगा, है कि नहीं? क्या इसमें जैसे कि परिचय है तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा उनका जन्म के बारे में लिख दोगे और वो कौन से काल के कवि थे, किस चीज़ को फॉलो करते थे, उसकी विशेषताएं क्या रहती थी, सहज रहती थी, सरल रहती थी, ऐसे करके लिख देना है। वही सब आपको लिखना है कि कौन से भाषा में लिखते थे, बस यही 4-5 चीज़ आपको याद करना है। ओके, और सेम काल की है तो लेखन शैली लगभग सेम ही होगा, थोड़ा दिमाग लगाना है और क्या। अब यूनिट 2 से हम लोग देखते हैं, आधुनिक काल की पृष्ठभूमि का वर्णन कीजिए। तो हमारे आधुनिक काल की पृष्ठभूमि क्या है भाई? तो देखिए, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक परिवर्तनों का परिणाम है। जैसे कि हम बताएं कि साहित्य हमारा सारे चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है कि नहीं? तो यही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। ओके, यह काल लगभग 1850 ईस्वी से प्रारंभ माना जाता है, जो कि अब तक चलता है। इस समय भारत में अंग्रेजी शासन स्थापित हो चुका था, जिसने भारतीय समाज और साहित्य को गहराई से प्रभावित किया। अंग्रेजी शासन आ चुके थे, अंग्रेज आ चुके थे और जो भी वो शासन कर रहे थे, है कि नहीं? फिर देखिए, आधुनिक काल के पृष्ठभूमि में सबसे महत्वपूर्ण कारक अंग्रेजी शासन और पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव है। पश्चिमी शिक्षा मतलब वेस्टर्न कल्चर, एजुकेशन। ठीक है, अंग्रेजों ने भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की। देखिए, अंग्रेज को आप बहुत सारी बुराइयां थी, लेकिन उन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाया, है कि नहीं? एक्सलरेट किया बोल सकते हैं। तो ये सब भी हम लोग को याद रखना चाहिए। देखिए, अंग्रेजों ने भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की, जिससे भारतीयों में नई चेतना, जागरूकता का विकास हुआ। ठीक है, अंग्रेजी भाषा के माध्यम से भारतीयों को पश्चिमी विचारधाराओं, विज्ञान और लोकतंत्र के सिद्धांतों का ज्ञान हुआ। जब हमारा एजुकेशन सिस्टम, जब शिक्षा प्रणाली स्टार्ट हुआ ना, तो वो लोग चाहते थे क्या, देखिए अब कितना मीडिएटर को वो लोग को वहाँ व्यवसाय करना था, तो लैंग्वेज तो समझना पड़ेगा। इन लोग क्या बोला कि हम 2000 वो लोग आदमी है, तो वो लोग हिंदी ना सीख के हम ही लोग को, करोड़ों वाले को, क्या वो लोग का प्लान था कि इंग्लिश सिखाए, है कि नहीं? क्योंकि वो समझ गए थे कि अब तो हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं, पूरा अंग्रेजी ही बना देंगे ये लोग को, समझे? तो वो लोग हम लोग को क्या, उन लोग का बिजनेस अच्छा से चल सके, वो लोग मतलब स्टाफ को ले सके, क्या बोलते हैं उसको, वर्कर को ले सके, तो भाषा को तो जानना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज ही सिखाने का ये किया। इसके फिर बहुत सारे विरोध किए गए कि नहीं ये वो, समझे? देखें, दूसरा महत्वपूर्ण कारक राष्ट्रीय चेतना का क्या हुआ, विकास हुआ। राष्ट्र चेतना का विकास मतलब हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, हमारे राइट्स क्या है, हमारे अधिकार क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारी ड्यूटीज़ क्या है, ये सबको आदमी को क्या हुआ, जानना है ना। चलिए, फिर है सामाजिक, तीसरा कारक है सामाजिक सुधार आंदोलन। तो राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती आदि समाज सुधारक के सती प्रथा, बाल विवाह, जाति प्रथा जैसी कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई। इससे समाज में जागरूकता आई और साहित्य में भी इन विषयों का चित्रण होने लगा। क्या हुआ, जो हमारे राजा राम मोहन राय ये सब जो थे, ये सब क्या किया, किसका विरोध कर रहे थे, जो हमारे समाज में कुरीति चली आ रही थी। कैसी कुरीति भाई? सती प्रथा। सती प्रथा में क्या होता था कि अगर उसका हस्बैंड मर गया तो उसी चिता में उसको, वाइफ को भी मरना पड़ेगा। बाल विवाह हो गया, जाति प्रथा हो गया, इन सब का विरोध किया। और ये विरोध का चित्रण कहाँ पे मिलता है? हमारे साहित्य में मिलता है। ठीक है, इसीलिए इसे आधुनिक काल कहा गया और अपनापन बोला गया और जन समाज के बारे में लिखा गया, समझे? चौथा महत्वपूर्ण प्रणाली पहलू क्या, मुद्रणालय, प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ। इसके कारण पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन आसान हुआ, साहित्य का प्रसार तेजी से हुआ। अब क्या हुआ, प्रिंटिंग प्रेस आया जो गुटनबर्ग के में था, तो अब क्या है भाई, तो साहित्य छपेगा। अब समाचार पत्र छापने का मशीन ही नहीं है, ठीक है, प्रेस का मशीन ही नहीं है, तो अब क्या होगा कि कम लोगों तक पहुंचेगा, ज़्यादा पैसा रहेगा। अभी क्या है, 7 रुपया है, सब घर घर जाता है, तो क्या हुआ, अवेलेबिलिटी रहने से आदमी भी क्या होगा, आदमी तक पहुंचेगा। फिर पांचवा क्या हुआ, नव जागरण। हाँ, आधुनिक
ये आधुनिक काल को के अंदर भारतेंदु युग को हम लोग नवजागरण का काल कहते हैं, ठीक है। इस काल में भारतीय समाज में नई सोच, आधुनिक विचार का विकास हुआ। साहित्यकारों ने समाज की समस्या को उठाया और यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया। यथार्थवादी मतलब जो चल रहा है, ठीक है, जो चल रहा है उसके बारे में लिखना। जैसे कि हम प्रेमचंद की कहानी पढ़ते हैं तो लगता है हमारे पीठ पीछे वो घटना घट रही है, ऐसा फील नहीं होता है आप लोग को? यथार्थवादी जो, हाँ, जिससे रिलेट कर पाओ आप, है कि नहीं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी गद्य के विस्तार का विस्तृत से वर्णन कीजिए। तो देखिए, तो इसको आप लोग ना कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, अगर नहीं तो फिर कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसको करवा देंगे सारा, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। फिर अब देखिए, भारतेंदु युग का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो भारतेंदु युग में क्या है भाई, इसको हम लोग को पता चला कि ये नवजागरण का भी काल कहा जाने लगा। कब से कब तक चला, तो 1850 से लेकर 1900 तक चला, ठीक है। और इस भारतेंदु युग किसके नाम पे पड़ा है, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पे पढ़ा है। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को ही हिंदी साहित्य का, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने किनके बारे में बात किया, तो राष्ट्र चेतना के बारे में, कि हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए, हमारे अंदर स्वतंत्रता की भावना जागृत की कि नहीं भाई, स्वतंत्र होके हमें कैसा फील होगा, कैसे हम जिएंगे, ये सब आप जानोगे तब ना कि आप आज़ादी के लिए लड़ोगे, है कि नहीं। इन्होंने कलम का सिपाही का काम किया, कि जागरूक किया अपने कलम के थ्रू, है ना। फिर सामाजिक सुधार, जो हमारा अंधविश्वास चलता था, कुरीति चलता था, वो सबको सामने लाया, वो सबका भांडा फोड़ा कि हाँ भाई ये सब इतना ज़रूरी नहीं है, कुछ नहीं होता है, कुछ गलत नहीं होगा, आप इस चीज़ को नहीं फॉलो करोगे तो रूढ़िवादिता जिसको बोलते हैं ना। फिर इनकी भाषा सरल और प्रभावशाली था। अगर बहुत ज़्यादा विद्वान है और बहुत ज़्यादा अलंकार रस का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप हिंदी के स्टूडेंट हैं, आप समझ लोगे। मैं फिजिक्स के स्टूडेंट हूँ, मुझे समझ में नहीं आएगा, है कि आएगा, नहीं आएगा, तो वो क्या होगा, सीमित हो जाएगा। लेकिन जो सरल शब्दों में लिखा हुआ रहेगा, जो आपको भी समझ में आएगा, हमको भी समझ में आएगा, तो वो क्या होगा, ज़्यादा लोग उससे प्रभावित होंगे। समझ में आया। फिर उन्होंने क्या, पत्रकारिता का भी विकास किया, अलग अलग पत्रकारिताएं निकालते थे, ठीक है। इस युग में नाटक, निबंध, कहानी का भी विकास हुआ। चलिए फिर प्रश्न संख्या 4 है, द्विवेदी युग की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो द्विवेदी युग किनका ये पे रखा गया भाई, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया है, ठीक है। ये काल कब से कब तक चला, 1900 से लेकर 1920 तक चला। इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलता है, तो भाषा की शुद्धता और परिष्कार, ठीक है। और इसमें व्याकरणिक शुद्धता पे इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। फिर देखिए, राष्ट्रीयता और देशभक्ति, सेम, राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय भक्ति पैदा करना, समझे। और ये नैतिकता और आदर्शवाद के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते थे, नैतिक मूल्यों के बारे में सिखाने का प्रयास करते थे कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमें देश के लिए हमारा कर्तव्य बनता है, मतलब लगभग सेम है, ठीक है। गद्य और पद्य दोनों का विकास इन्होंने दोनों लिखा है, ठीक है। फिर देखिए, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग में तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तो भारतेंदु और देखिए समानताएं, तो इसमें दोनों सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय चेतना पर बात करते थे, भिन्नताएं देख लेते हैं, ठीक है। भारतेंदु युग में भाषा सरल महत्वपूर्ण थी, जबकि द्विवेदी युग में भाषा अधिक शुद्ध और व्यवस्थित थी। शुद्ध और व्यवस्थित मतलब इन्होंने व्याकरण में ज़्यादा फोकस किया था। फिर भारतेंदु युग में भावनात्मकता अधिक थी, जबकि द्विवेदी युग में तर्क और आदर्शवाद अधिक था, ठीक है। चलिए फिर यूनिट 3 का पहला क्वेश्चन है कि आधुनिक हिंदी काव्य की प्रवृत्तियों का विस्तृत से वर्णन कीजिए। तो जैसे हम लोग रीतिकाल की प्रवृत्तियां पढ़ें कि अलंकार था, ये था, वो था, तो इसमें क्या था भाई, तो देखिए राष्ट्रीय चेतना का बारे में बात होता था कि कैसे स्वतंत्रता की भावना जागृत करे लोगों में, ठीक है। ये सब के बारे में देशभक्ति, देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, ये सबको अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। उसके बाद हमारा दूसरा क्या है कि सामाजिक सुधार और यथार्थवाद, समाज को कैसे सुधारा जाए, कैसे जो कुरीति फैली हुई है उसको बंद करें, कैसे जाति, लिंग, आर्थिक सब में जो मतभेद होता था, ये सबको, डिस्क्रिमिनेशन को कैसे ख़त्म किया जाए, ठीक है। फिर व्यक्तिवाद मतलब इंडिविजुअलिज्म के बारे में भी बात हुआ, ठीक है। छायावाद युग में कवियों ने अपनी व्यक्तिगत भावना, अनुभूतियों, कल्पना को व्यक्त किया। इस टाइम जैसे कि आगे पूरा समाज के बारे में हो रहा था, तब व्यक्तिवाद में क्या हुआ कि अब वो पर्सनली क्या फील कर रहा है, उसके साथ क्या बीत रहा है, ये सब भी, फिर इस सब का भी विकास हुआ। कब हुआ था ये सब, छायावाद में, ओके।
फिर इसमें क्या हुआ भाई छायावाद में, तो प्रकृति के बारे में और प्रेम उसमें बताने लगे कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जितना हम भगवान की भक्ति करते हैं उस तरह ही हमें अपने प्रकृति की भी भक्ति करनी चाहिए, है ना, क्योंकि वो केवल बाहरी सौंदर्य नहीं है, वो हमारा जीवन को क्या करता है, सपोर्ट करता है कि नहीं। फिर देखिए रहस्यवाद और आध्यात्मिकता पे बात की, मानवतावाद पर बात की, है ना, कि दुख पीड़ा संवेदनशील बनना चाहिए, लोगों के संघर्ष में उसे और बुरा नहीं या नीचे नहीं गिराना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, है कि नहीं। चलिए गरीब और शोषण वर्ग के बारे में भी बात हुआ। फिर देखिए नवीनता और प्रयोगवाद में क्या हुआ, यहाँ पे भाषा शैली और नए शब्दों का क्या हुआ, प्रयोग हुआ, ठीक है, नई भाषाओं, नई भाषा नहीं बोल सकते, मतलब उसका विकास बोल सकते हैं, ठीक है। जो परंपरागत चलते आ रहा था वो सबको तोड़ के एक नया रूप दिया हमारे साहित्य को। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2 है, छायावाद युग की विशेषताओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो छायावाद कब से कब तक चला, 1918 से लेके 1936 तक चला, ठीक है। ये काव्य का क्या माना जाता है, स्वर्ण युग माना जाता है, आपको याद रहना चाहिए। तो वही फिर से हमारे व्यक्ति व्यक्ति क्या है, व्यक्तिवाद, मतलब अपने जो अपने अनुभूति, अपने कल्पना, अपनी भावनाओं को बताने का प्रयास करते थे, ओके, भक्तिवाद में। फिर प्रकृति का चित्रण क्या कैसे है, कैसे दिखते हैं वो, क्या उनका रोल है हमारे जीवन में, ठीक है, ये सब वहाँ पे प्रकृति के बारे में बताया, वह सेम है, ठीक है। रहस्यवाद और आध्यात्मिकता, संगीतात्मक और कोमल भाषा, अत्यधिक प्रकृति के लिए तो हम हमेशा कोमल भाषा यूज करते हैं ना, और वो लयात्मक हो सकता है, ठीक है। फिर प्रतीकात्मक और बिंब योजना, भावनाओं को व्यक्त एक प्रतीक के रूप में करते थे, ठीक है, अलग अलग विभिन्न प्रतीकों के बारे में। फिर छठी क्या है, नारी सौंदर्य प्रेम का चित्रण, नारी के सौंदर्य पे बात होता था, और प्रेम का भी, प्रेम विरह सेपरेशन के बारे में भी बात होता था। अब देखिए हमारा प्रश्न संख्या 1 है, गंगा वर्णन कविता में धार्मिक सांस्कृतिक सामाजिक महत्व का वर्णन कीजिए। तो जैसे कि ये गंगा नदी पर है और इसका धार्मिक महत्व बताया गया है कि कैसे ये क्या है, मनुष्य को पापों को नष्ट करता है, जैसे हम बोलते हैं ना गंगा नहा ली हमारे वहाँ पाप धुल जाते हैं, मोक्षदायिनी, हमें मोक्ष की प्राप्ति करवाती है, ठीक है, आत्मा से मोक्ष की प्राप्त करना मतलब क्या, अपने आत्मा से मुक्ति, ये जो जन्म और पुनर्जन्म के अब साइकिल से आप मुक्त हो जाते हो, ठीक है। फिर सांस्कृतिक महत्व बताया कि तीर्थ स्थल है, वो धार्मिक केंद्र है, समझे, अलग अलग परंपरा है, आस्था का प्रतीक है। फिर सामाजिक महत्व क्या है, अलग अलग सामाजिक महत्व मतलब लोगों की जीवन रेखा है कि नहीं, कृषि, व्यापार, ये सब उससे जुड़े हुए हैं, है कि नहीं। चलिए फिर हमारा क्या है, प्रश्न संख्या 2, मातृभूमि कविता में राष्ट्र एवं कर्तव्य भावना का विस्तृत वर्णन कीजिए। ये सब आप कहाँ से कीजिएगा, एक वीडियो देख लीजिएगा मातृभूमि का, फिर आप लोग ऐसे कर लीजिएगा ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो आप पे छोड़ते हैं ये मातृभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिमाद्री तुंग रिंग से कविता से भावार्थ एवं उसकी राष्ट्रीय संदेश का वर्णन कीजिए। आराम से पढ़ लीजिएगा इसको भी, ठीक है, धीरे धीरे पार कर रहे, कहीं दिक्कत नहीं होगा, इतना जान लीजिए। प्रश्न संख्या 4, विधि विभारी जागरी, तो कविता का भावार्थ एवं उसका जीवन संदेश स्पष्ट कीजिए। फिर भिक्षक कविता में सामाजिक यथार्थ का करुणा का विस्तृत वर्णन कीजिए। इसमें एक भिक्षुक के बारे में रहता है, उसकी दिशा अत्यधिक दयनीय होती है कि नहीं। प्रश्न संख्या 4 देखिए, भारतीय वंदना कविता में राष्ट्र प्रेम एवं देशभक्ति का विस्तृत वर्णन कीजिए। ये भी राष्ट्रीय चेतना पे, देश प्रेम करने के लिए यही सबसे तो बताया गया है कि नहीं। 7 में प्रथम रसीम कविता में प्रकृति सौंदर्य और नवीनता का वर्णन कीजिए। सारा आपको काव्य जो पोयम है उसको देख लेना है, ठीक है, या पढ़ लेना है, ऐसे ही नहीं चल जाना है। नौका विहार कविता में प्रकृति का मानव के संबंध का वर्णन कीजिए। तो नौका विहार में कविता में प्रकृति और मानव माने ह्यूमन का क्या रिलेशनशिप है, इसमें इसको आपको बताना है, ठीक है। फिर है ताज कविता में प्रेम, सौंदर्य, कला के महत्व का वर्णन कीजिए। तो जैसे ये ताजमहल के माध्यम से जो बताया गया है वही सब है जो बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या, प्रश्न संख्या 10 में मैं नीर भरी दुख की बदली कविता में करुणा एवं आत्मानुभूति का वर्णन कीजिए। इतना है, ठीक है, आप लोग आराम से कर लीजिएगा, ठीक है।
देखिए, ये जो जितना पोएम है, एक भी पोएम बताए नहीं, तो इसको क्या करना है आपको, वीडियो देख लेना है, शॉर्ट वीडियो या बुक से पढ़ लेना है, जो भी करना है पढ़ लेना, उसके बाद क्वेश्चन कीजिएगा, हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो कमेंट कीजिएगा फॉर नेक्स्ट पार्ट, इसका भी जो हाफ बचा हुआ है उसका भी वीडियो ले आएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, अच्छे से लिख के आना है। ओके, बाय।